फाइनली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सच ही साबित हुई। हमें ठीक उसी प्रकार के सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जिनके बारे में हमने या तो पढ़ा था या तो सुना था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका को एक ऐसी कैपेबिलिटी देने वाली है जिसके बाद से किसी भी देश या किसी भी जॉइंट एक्सरसाइज में हमें ये विमान भेजने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां पर आज हम बात करेंगे आडा के उस नए टेंडर के बारे में जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बना सकता है एक ट्रूली ग्लोबल और डेडली फाइटर जेट। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है और इसे डिज़ाइन कर रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम आडा के नाम से जानते हैं। इस एयरक्राफ्ट की खासियतों की बात की जाए तो यहाँ पर लो रडार विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसको आप स्टेल्थ भी कहते हैं। एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेंगे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और इंटरनल वेपन्स भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ज़रूरी कैपेबिलिटी है जो और देखने को मिलेगी, वह है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि हवा में उड़ते हुए भी फाइटर जेट को फ्यूल मिल सकेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि मिशन रेंज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि एयरक्राफ्ट लंबे समय तक कॉम्बैट में रह सकता है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि डीप स्ट्राइक मिशन इससे संभव हो जाता है। यानी बिना रिफ्यूलिंग के मॉडर्न एयर वॉरफेयर अधूरा है। अब सवाल आता है कि एरियल रिफ्यूलिंग तो तेजस के पास भी है, सुखोई के पास भी है, हम एमका की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमका को मिलने वाला है नेटो स्टैंडर्ड का रिफ्यूलिंग प्रोब। अब आप लोग ये कहेंगे कि आखिरकार ये नेटो स्टैंडर्ड का रिफ्यूलिंग प्रोब ऐसा इसमें खास क्या है और क्यों हम इसी को ले रहे हैं? आइए जानते हैं। दरअसल नेटो कंट्रीज एक स्टैंडर्ड प्रोब एंड रोग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अगर एमका इसी स्टैंडर्ड को अपनाता है तो ये कई टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल हो जाएगा, जैसे कि एयरबस का A330 MRTT और बोइंग का KC-46 पेगासस। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जॉइंट एक्सरसाइजेज और मल्टीनेशनल मिशंस इससे काफ़ी आसान हो जाएंगे। यानी भारत की एयरफोर्स ग्लोबल ऑपरेशंस में सीमलेसली इंटीग्रेट हो पाएगी। और यही भारत का प्राइमरी टारगेट भी है कि एमका को उन सभी कैपेबिलिटीज से परिपूर्ण करना है जो अभी तक हमें मिसिंग लग रही थी। अब इससे भारतीय नौसेना को भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का एमका ही इससे लाभान्वित होगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एयरफोर्स तक सीमित नहीं रखी जाएगी, बल्कि भारतीय नौसेना का फ्यूचर फाइटर जेट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर भी इसी तरीके के सिस्टम का उपयोग कर सकता है। यानी इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग हो गई या एक फाइटर जिसमें दूसरे फाइटर जेट को फ्यूल देता है, वो चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएंगी। इससे एक आप कैरियर ऑपरेशन और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और बार बार रिफ्यूलिंग के लिए विमानों को नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अब आते हैं एक क्रिटिकल चीज़ पर, वह है स्टेल्थ। पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 1 हो गए, इसमें हमें फिक्स्ड रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक रिफ्यूलिंग प्रोब है जो फिक्स रहता है, यानी उसको हम एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज के अंदर नहीं रखते, वो हमेशा एक्सपोजर में रहता है बाहरी दुनिया के। लेकिन एमका में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिक्स्ड रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ एक समस्या है कि ये रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी इनसे थोड़ी प्रभावित हो जाती है। लेकिन एमका में एक्चुएटेड रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब होगा, यानी जब ज़रूरत होगी तभी ये रिफ्यूलिंग प्रोब बाहर आएगा और बाकी के समय ये एयरक्राफ्ट के अंदर छिपा रहेगा। इससे रडार क्रॉस सेक्शन कम रहेंगे और एयरक्राफ्ट स्टेल्दी बना रहेगा। टेंडर की बात किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोब खरीदने का टेंडर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें शामिल है रिट्रैक्टेबल प्रोब सिस्टम डिज़ाइन, मल्टीपल फ्लाइट वर्दी यूनिट्स, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, नोजल असेंबलीज, सेफ्टी सिस्टम जैसे कि व्हीकलिंग मैकेनिज्म हो गया। ये सारी चीज़ें इसी टेंडर के अंतर्गत आती हैं और इनको लेकर बाकायदा जो डॉक्यूमेंट है वो जारी किए गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वीक लिंक मैकेनिज्म है जिसको मैंने एज ए सेफ्टी सिस्टम बताया है, ये क्या करता है? देखिए, अगर रिफ्यूलिंग प्रोब के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है, या सॉरी रिफ्यूलिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो ये एयरक्राफ्ट को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। यानी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इस प्रोजेक्ट के ही अंतर्गत आते हैं जिनको इसमें रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की अब बात करते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है लगभग वो 1200 दिन की है, यानी तकरीबन 3 से लेकर 3.5 साल के बीच की। मतलब कि 2029 तक इसका फ्लाइट रेडी वर्जन तैयार हो सकता है। टेस्टिंग और डेवलपमेंट होगा बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की फैसिलिटीज़ में,
और उसमें 10 लाख का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी शामिल है, जो उसकी सीरियसनेस को दिखाता है। ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीप है। इससे इंडिया के ग्लोबल एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नेटो देशों के साथ जो हमारी इंटरऑपरेबिलिटी है वो मजबूत होगी और फ्यूचर वॉरफेयर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत का एम का एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फाइटर बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा कंपोनेंट भले आपको लग रहा हो, लेकिन ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।